हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडम स्मिथ का वैल्यू का कंसेप्ट करेंगे। इन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू दी थी। दो तरीके की वैल्यूज़ के बारे में इन्होंने जो डिस्कस किया था, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। साथ ही साथ इनका डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या होती है, इन सभी को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हम लोग नेचुरल एंड मार्केट प्राइसेस को भी समझेंगे। प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, वैल्यू क्या होती है, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू बाय एडम स्मिथ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही करेंगे डायमंड वाटर पैराडॉक्स से। थोड़ा सा ये आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी से आप वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज को समझ पाएंगे। देखिए, एडम स्मिथ जो है, इन्होंने दो तरीके की वैल्यूज़ की बात करी थी। एक होती है वैल्यू इन यूज़, एक होती है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज़, इससे आप क्या समझते हैं कि किसी भी चीज़ की वो वैल्यू जो उसके इस्तेमाल करने से या उसके इस्तेमाल होने से या उसके यूटिलिटी के हिसाब से हम लोग तय करते हैं, वो उसकी वैल्यू इन यूज़ होती है। वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होती है? वैल्यू इन एक्सचेंज ऐसी वैल्यू होती है जो किसी सामान को या किसी कमोडिटी को जब हम लोग किसी दूसरे के बदले में अदला बदली करते हैं या फिर किसी दूसरे के बदले में उसे एक्सचेंज करते हैं, तो हमें कितना अमाउंट या कितना वैल्यू की कोई दूसरी चीज़ हमें मिलती है, वो उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज होती है। इसको हम लोग डायमंड और वाटर पैराडॉक्स से समझेंगे। डायमंड वाटर पैराडॉक्स का क्या मतलब है? ये एक तरीके का आपका पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, जो कि बहुत ही अजीब तरीके का सिचुएशन क्रिएट करती है हमारे रियल लाइफ में। जब हम लोग रियल लाइफ में किसी चीज़ की वैल्यू तय करने की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर की आपके लिए क्या वैल्यू है, अगर आपका पेट इस वक्त भरा हुआ है तो आप कहेंगे मेरे लिए वाटर की इस वक्त कोई कीमत नहीं है, पानी तो सब जगह है यार, इधर इधर मेरे नल, अभी मैं नल खोलूँगा पानी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप रेगिस्तान में हैं, आप प्यासे हैं, आपसे पूछा जाए कि आपके लिए पानी की क्या कीमत है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा। आप कहेंगे यार कुछ भी ले लो, मेरा हीरे जवाहरात जो भी है, जो भी ले है, सारी चीज़ें ले लो, मुझे बस पानी दे दो। तो वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज का भी कंसेप्ट इसी तरीके से आता है। एडम स्मिथ कहते हैं कि जो वाटर है उसका वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है, यानी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ये हमारी प्यास को बुझाता है, लेकिन इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ही कम है। इसको एक्सचेंज करने पे हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप पानी किसी को 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का बेच सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हो, शायद कोई लेगा भी नहीं। लेकिन वो बताते हैं कि जो डायमंड है उसका वैल्यू इन यूज़ बहुत ही कम है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने डायमंड नहीं पहना वो मर जाएगा, या जिसके पास डायमंड नहीं है उसका कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा। बिना डायमंड के कुछ भी नहीं, वैल्यू इन यूज़ बहुत ही मिनिमल है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा है। आप अगर डायमंड किसी को देते हो तो करोड़ों रुपए आपको मिल सकते हैं, अगर अच्छा डायमंड है आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। तो इससे वो क्या बताते हैं कि किसी भी चीज़ की जो वैल्यू इन यूज़ होती है और वैल्यू इन एक्सचेंज होती है, वो अलग अलग हो सकती है। तो इसी को ये अपने डायमंड और वाटर पैराडॉक्स से समझाते हैं। ये ओवरऑल इनका डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स था। इसमें लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, आप लोग उसे याद कर सकते हैं या अपने आंसर्स को फ्रेम करने के लिए उसे लिख सकते हैं। मगर बेसिक आइडिया क्या था, हमें वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज को के बीच का अंतर बताना था। ये दो तरीके की वैल्यूज़ थी जिसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, और इसी के बीच में हमें डिफरेंस बताना था। तो हम लोग डिफरेंस क्या समझे कि वैल्यू इन यूज़ क्या होती है, किसी भी कमोडिटी को यूज़ करने के से हमें जो वैल्यू मिलती है या जो उसकी यूटिलिटी होती है वो वैल्यू इन यूज़ होती है। और किसी कमोडिटी को किसी दूसरे कमोडिटी के लिए एक्सचेंज करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब इन्होंने इसके लिए भी दो थ्योरीज दी थी। सबसे पहली थी आपकी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, दूसरी थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू। देखिए, इन्होंने एक्चुअल में तो कोई भी थ्योरी दी नहीं थी। इन्होंने कोई पर्टिकुलर थ्योरी ऐसी नहीं दी थी कि
या इन्होंने अपना स्टैंस क्लियर नहीं किया था कि मैं पहली थ्योरी को ज़्यादा मानता हूँ या फिर दूसरी थ्योरी। इन्होंने अलग अलग जगहों पर दोनों ही थ्योरीज को इम्पोर्टेंट माना है। तो ये भी एक वैल्यू थ्योरी का क्रिटिसिज्म हो जाता है एडम स्मिथ के टाइम पे, जब हम लोग क्रिटिसिज्म लिखेंगे इनका, कि ये क्लियरली बता ही नहीं पाए आखिर तक अपनी जो भी बुक्स इन्होंने लिखी, जो भी राइटिंग्स थी, कि आखिर ये लेबर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू में ज़्यादा बिलीफ रखते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने दोनों थ्योरीज दिए तो हम लोग इनकी दोनों थ्योरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ये क्या मानते थे कि किसी भी चीज़ की वैल्यूज में जो लेबर इम्प्लाई किया गया है, जो लेबर एम्प्लॉयड है, उस पर डिपेंड करता है। लेबर जो है वो एक्चुअल सोर्स ऑफ वैल्यू है, कितना किसी चीज़ को पाने में मेहनत की गई है, टॉयल एंड ट्रबल। यहाँ पर देखिए एक लाइन आएगी, अकॉर्डिंग टू हिम द रियल प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज द टॉयल एंड ट्रबल ऑफ एक्वायरिंग इट। कितनी मेहनत से, कितनी मुसीबतों से किसी चीज़ को पाया गया है, वो क्या है, उसका लेबर उस पर कितना लगाया गया है, उसी के अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। ऐसा इन्होंने अपनी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में बोला था। और यही लेबर थ्योरी जो है, इसका इस्तेमाल आगे चल के कार्ल मार्क्स अपनी जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उससे भी देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में कार्ल मार्क्स इसका इस्तेमाल करते हैं कैपिटलिज्म को अटैक करने के लिए। खैर, हम लोग यहाँ पर एडम स्मिथ की बात कर रहे हैं, तो एडम स्मिथ ने लेबर थ्योरी में क्या बताया था कि लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबर जो है वो रियल सोर्स ऑफ वैल्यू है। किसी भी चीज़ का वैल्यू जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको पाने के लिए कितनी मेहनत करी गई है या कितनी मुश्किलों से उसे पाया गया है। लेकिन उसके बाद ये दूसरी थ्योरी भी देते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब इसमें ये क्या कहते हैं कि सिर्फ लेबर ही नहीं, इसमें ये लेबर, लैंड और कैपिटल, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने गए थे क्लासिसिस्ट के टाइम तक, या जो आपके एडम स्मिथ है उन्होंने। देखिए इनका जो हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ते हैं, तो इनके प्रोडक्शन फंक्शन में भी हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है इज़ अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने उस टाइम तक मान लिए थे। तो ये क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ की वैल्यू उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, यानी उसको बनाने के लिए लैंड पे जो रेंट दिया गया वो कितना है, और उस पे लेबर लगा वो कितना है, लेबर का वेजेस दिया हमने, पैसा दिया वो कितना है, और उस पर कैपिटल कितना लगाया ओवरऑल, तभी तो कोई प्रोडक्ट बनाया होगा। कोई इंडस्ट्री हमने सेटअप करी तो एक कोई लैंड पे रेंट दे रहे होंगे, ठीक। तो जो पेमेंट हमने रेंट के लिए दी, जो हमने उस पर लेबर को वेजेस दिए, जो हमने उस पर कैपिटल लगाया, उन सब पे ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, उसी के हिसाब से हम लोग उस सामान की जो रॉ मटेरियल था उसका भी कुछ कॉस्ट रहा होगा। सब कुछ मिला करके हम लोग किसी भी चीज़ की वैल्यू को कंसीडर करते हैं, ऐसा एडम स्मिथ ने कहा। तो ये इनकी दूसरी थ्योरी होगी। पहली थ्योरी में इन्होंने कहा केवल लेबर, देखिए डिफरेंस आप समझ लीजिए। पहली थ्योरी में ये क्या कहते हैं, केवल लेबर पे डिपेंड करता है, लेबर ही वैल्यू है या लेबर ही सारा सोर्स है वैल्यू का। दूसरी थ्योरी में क्या कहते हैं, ये वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, लैंड, लेबर और कैपिटल, तीनों पे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये इनकी 2 थ्योरीज थी, दोनों के बीच में अंतर ये ठीक से समझा नहीं पाए, या किसी एक थ्योरी को ये एंड तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं पाए। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल एंड मार्केट प्राइसेस। देखिए हम लोग वैल्यू की थ्योरी में प्राइसेस को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैल्यू के ही अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ की प्राइस तय होती है, और किसी भी चीज़ की प्राइस ही हमें बताती है कि उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। इस वजह से वैल्यू और प्राइसेस ये दोनों इंटरलिंक्ड कंसेप्ट्स है। तो जब हम लोग वैल्यू की बात करेंगे तो हम लोग प्राइसेस की भी बात करेंगे। एडम स्मिथ ने भी नेचुरल और मार्केट 2 तरीके की प्राइसेस की बात करी थी। नेचुरल प्राइसेस क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं कि जो कोई सोसाइटी है हमारी, जो एक प्रिमिटिव सोसाइटी है, पहले के समय की सोसाइटी है, उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ लेबर से मतलब था। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ से भी हम लोग इनकी थ्योरीज को समझ सकते हैं वैल्यू की, कि जब ये लेबर वाली थ्योरी देते हैं तो ये एक
पुराने ज़माने की प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो है लेबर। सब कुछ लेबर पे डिपेंड करता है। लेकिन जब ये नए ज़माने पे आ जाते हैं तब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी की बात करते हैं, यानी तब इनके पास तीन फैक्टर हो जाते हैं, लैंड भी है, लेबर भी है और कैपिटल भी है। तो ये क्या कहते हैं कि जब पुराना ज़माना था या जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ लेबर का काम था, तो लेबर के अकॉर्डिंगली ही प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं। लेकिन एक कोई सोसाइटी में हमेशा ही, हर समय, किसी भी आप पॉइंट ऑफ टाइम पे जाओ तो कुछ नेचुरल रेट्स होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ वेजेस का, कोई प्रॉफिट का, रेंट का, एक एवरेज रेट तो हर एक सोसाइटी में होता ही है। हर समय पे एक एवरेज रेट तो आपको पता होगा आपकी सोसाइटी में, ऑन एन एवरेज कुछ भी हो, कोई भी समय हो, आपको इतना रुपए प्रॉफिट या इतना रुपए इंटरेस्ट या इतना रुपए आपको रेंट तो मिल ही रहा होगा। ठीक सबकी सोसाइटी में होता है। एडम स्मिथ इसे क्या कहते हैं? नेचुरल रेट कहते हैं, जो हर एक सोसाइटी में होता है। और इसी के अकॉर्डिंगली हमारा नेचुरल प्राइस डिटरमाइन होता है, यानी नेचुरल रेट के अकॉर्डिंग ही नेचुरल प्राइस तय होता है कि कितना पैसा आपने प्रॉफिट हुआ, आपको कितना आपने उसमें वेजेस दे दी, रेंट दे दिया, कितना आपने कैपिटल लगा दिया, वो सब जोड़ घटा करके एक तरीके का नेचुरल प्राइस आपका निकलता है, जो कि एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग तय होता है। लेकिन मार्केट प्राइस जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, वो नेचुरल प्राइस से अलग होती है, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली चलती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तब प्राइस बढ़ जाती है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाती है, तो वो हमारी मार्केट प्राइस होती है। ये तो आपको नॉर्मली पता होगा कि यार सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते, कॉस्ट प्राइस जितना आपकी लागत का लगा तो उसको हम लोग मान लेते हैं नेचुरल प्राइस यहाँ पर, और मार्केट प्राइस जितना आप जितने में बेच रहे हो। अब मार्केट प्राइस इस यहाँ पर इस केस में कौन डिसाइड करता है? आपका डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर तीन ग्राफ से हम लोग इन्हें भी समझ लेते हैं कैसे कैसे मार्केट जो रेट है या मार्केट जो प्राइस है वो नेचुरल प्राइस से बदलता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए सबसे पहले हमारा ये जो डिमांड कर्व है अभी ये नीचे है, ठीक, डिमांड कर्व नीचे है, यानी कि डिमांड हमारी कम है। जब हमारी डिमांड कर्व यहाँ पर ऊपर है, डिमांड कर्व यहाँ पर ऊपर की तरफ है। जब हमारा डिमांड कर्व ऊपर की तरफ है तो हमारा मार्केट प्राइस भी ज़्यादा होगा, सप्लाई हमारी उतनी ही है, सप्लाई को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते। डिमांड अभी ज़्यादा है तो हमारी मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी और नेचुरल प्राइस कम होगी। आपको पता है डिमांड ज़्यादा होती है तो मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर हमारा देखिए कर्व थोड़ा नीचे की ओर आ गया है, इसके कंपैरिजन में तो ये कर्व तो नीचे ही है आपका। डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये इसका मतलब कम डिमांड है, इसका मतलब ज़्यादा डिमांड है, इसका मतलब और ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ज़्यादा डिमांड है, इसका मतलब थोड़ी कम डिमांड है। जब कम डिमांड हो रही है तो आपका नेचुरल प्राइस ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, ठीक। अब इसको बैलेंस करने के लिए तीसरी है ये यहाँ पर एक फिगर देते हैं। इसमें क्या है? इसमें आपका जो सप्लाई है और जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट बराबर है, यानी आपका मार्केट प्राइस और नेचुरल प्राइस भी बराबर होगा। मार्केट नेचुरल प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये कब होता है? जब आपका डिमांड और सप्लाई एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिंपल है। जब आपका डिमांड ज़्यादा होगी तो आपका मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा, जब आपका डिमांड कम होगी तो आपकी मार्केट प्राइस कम होगी, और मार्केट प्राइस और नेचुरल प्राइस तब बराबर होगी जब आपका डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट बराबर होगा, या एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। तो अब हम लोग इनका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। नेचुरल प्राइसेस और मार्केट प्राइसेस देखिए हमने सिर्फ इसीलिए डिस्कस किए थे ताकि आपको उससे वैल्यू का रिलेशन पता चल जाए कि किस तरीके से लेबर का वैल्यू थ्योरी कहाँ लगती है और कॉस्ट प्रोडक्शन वैल्यू थ्योरी कहाँ लगती है। अब देखिए इनका कुछ क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले लेबर कॉस्ट थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है कि लेबर को मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। इन्होंने एडम स्मिथ ने बोला तो था जो ज़्यादा घंटे काम करता है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है। कोई एक कमज़ोर आदमी है या कोई लेस स्किल्ड आदमी है वो ज़्यादा टाइम लेगा किसी काम को करने में कंपेयर टू जो ज़्यादा आप कह सकते हैं किसी काम में बहुत ही होशियार है या बहुत ही अच्छा है अगर कोई लेबर। तो
अंतर आ जाता है समय का। तो इसकी वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसने कम मेहनत की या इसने ज़्यादा मेहनत की। मिस डायरेक्टेड लेबर कैन नॉट हैव वैल्यू। मिस डायरेक्टेड यानी आप अगर किसी गलत जगह पर उल्टा सीधा कुछ बना रहे हो और गलत जगह मेहनत कर रहे हो, आप मतलब ईंटा जोड़कर सीमेंट से घर बनाने की जगह आप ईंटों को तोड़ रहे हो और कह रहे हो अरे मैंने बहुत पसीना बहाया, मैंने बहुत मेहनत करी, तो उससे आपने वैल्यू कुछ नहीं क्रिएट करी और बल्कि जो था वो भी गवा दिया। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ रेयर थिंग्स सच एज आर्ट एंड एंटीक्स की ये वैल्यू ठीक से बता नहीं पाता। आर्ट में भले थोड़ी मेहनत कम लगी हो, आपने पेंट ब्रश उठाया कुछ बनाया कोई भी चीज़, उतनी मेहनत ना लगी हो जितना आपको एक घर बनाने में लगी हो, लेकिन आर्ट की भी एक बहुत कीमत होती है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल है वो एक रेयर चीज़ है, तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी में क्या प्रॉब्लम थी कि इन्होंने नेचुरल प्राइसेस किस तरीके से किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से डिटरमाइन होंगे वो बहुत ही अजीब सा बताया, इन्होंने ठीक से नहीं बता पाए, तो ये एम्प्टी और मीनिंगलेस था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी जो है वो प्राइस इन कमोडिटी में क्यों चेंज हो रहा है उसको भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इनकी जो लेबर थ्योरी थी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी थी दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ड्रॉबैक्स थे उनके और कहीं ना कहीं लैक करती थी। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ वैल्यू बाय एडम स्मिथ। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।